नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। बड़ी खबर इस वक्त की। नेतन्याहू सरकार शनिवार को देगी मंजूरी। 19 जनवरी से गजा में सीज फायर होगा लागू। 3 फेज में होगी हमास इजराइल की डील। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। नेतन्याहू सरकार शनिवार को मोहर लगाएगी। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। नेतन्याहू सरकार शनिवार को देगी मंजूरी। कैबिनेट की बैठक आज। 19 जनवरी से गजा में सीज फायर लागू होगा। 3 फेज में होगी हमास इजराइल के बीच डील। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेतन्याहू सरकार शनिवार को देगी मंजूरी। 19 जनवरी से गजा में सीज फायर होगा लागू। 3 फेज में होगी हमास इजराइल की डील। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। नेतन्याहू सरकार शनिवार को देगी मंजूरी। 19 जनवरी से गजा में सीज फायर होगा लागू। 3 फेज में होगी हमास इजराइल के बीच डील। इजराइल हमास ने सीज फायर पर किए साइन। जल्दी से ग्राफिक, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इजराइल हमास के बीच डील। 19 जनवरी से लागू होगी डील। 3 फेज में पूरी होगी। ये अहम डील जो है 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा करेगा हमास। 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल उसके बदले। सीज फायर का पहला फेज जो है वो 42 दिन का होगा। इजरायली सेना भी उसके बाद गजा से पीछे हटेगी। सुरक्षा मंत्री ने किया डील का विरोध इजराइल के अंदर। चलिए इस मुद्दे को समझना होगा। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू समय देने के लिए सर, शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, जिस प्रकार से इजराइल हमास के बीच ये डील हुई है, 19 तारीख से लागू होनी है। इजराइल के अंदर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ इसके समर्थन में भी हैं। किस प्रकार से इस डील को देख सकते हैं और क्या वाकई में आईडीएफ जो है वो गजा को खाली कर देगी, और क्या ये हमास के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है कि वो फिर से खुद को रिबिल्ड करे? जी हाँ राजेश जी, इस डील में हालांकि काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं जो कि इसराइली सरकार को या वहाँ की जो राइट विंग जो उनके जो पार्टनर्स हैं सरकार में, उनको ये कहीं नहीं भा रहा है। उसमें से कुछ जो हैं वो ये है कि सिर्फ 36 हॉस्टेजेस क्यों रिलीज कर रहे हैं। जब ये डील हो रहा है तो इसमें सारे हॉस्टेजेस थे उसको अनकंडीशनल रिहा करना चाहिए, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये जो हॉस्टेजेस हैं उसको रख के उनसे डील करने का कोई मतलब लॉजिक बनता ही नहीं है। ये तो एक चीज हुई। दूसरी कि जब ये गाजा में जब फेज 2 जब शुरू होगा, अगर आईडीएफ वहां से हट जाएगी तो गाजा में किसकी सरकार होगी? आज के दिन जो वास्तविकता है वो यही है कि वहां पे पैलेस्टीन का और कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमास के अलावे। तो अगर हमास वहां पे सरकार में रह गई, क्योंकि हमास को डिसआर्म करने के लिए इस डील में कोई प्रोविजन नहीं है, तो अगर हमास इस सरकार में रह गई तो फिर तो बैक टू स्क्वायर वन, जिसके लिए इसराइल ने ये लड़ाई शुरू की थी, अपने इतने सारे सैनिकों का बलिदान दिया था, उनका सारा बलिदान तो फिर व्यर्थ जाएगा।
कल के दिन में फिर से हमास वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी और परसों के दिन में फिर से वो अपने हिसाब से जिहादी अटैक माउंट कर सकती है। तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये है। तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जहां पे इजिप्ट और इस गाजा का बॉर्डर है, वहां पे इसराइल जी। ने एक सजेशन दिया था, एक अपना जो जो इमीडिएट जो कंसर्न था वो दिया था कि यहाँ पे एक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें से कि जो जो इमीडिएट कांटेक्ट है, चाहे वो गाजा का ओके। इजिप्ट के साथ में, वो टूट जाए और वहां पे इसराइल का वर्चस्व हो कि आने वाले दिनों में कोई भी टेररिस्ट या जिहादी या उनको पहुंचाने वाले विपन उस इलाके से ना गुजरे। तो इसका प्रोविजन में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये तीन इमीडिएट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन इसी के लिए इसराइल के धरती पे ही दोनों तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तो कुछ लोग जिनके विरोध में है, सगे कुछ पक्ष संबंधी में। जो लेकिन है मैं जो चीज वो, समझना चाहता हूं आपसे कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई 20 तारीख से पहले आप बंधकों को रिहा कर दो, सीज फायर कर लो, नहीं तो नर्क के दरवाजे खोल दूंगा। तो क्या ये 19 तारीख तय की गई है इस सीज फायर के लिए, इस डील के लिए? तो एक प्रेशर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के आने का? देखिए हो सकता है, क्योंकि इस डील को साइन करने से पहले नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात किया था। लेकिन ये जो दबाव है, ये दबाव लगता है कि उल्टा पड़ गया, क्योंकि आज के दिन में इसराइल जो है वो बेहतर पोजीशन में है और हमास जी। वो लूजिंग ग्राउंड पे था। तो हमास को ये कंपेल करना चाहिए था कि वो सिर्फ 36 बंधकों को नहीं छोड़े, सारे बंधक जितने जिंदा हैं, जितने जीवित हैं, सबों को वो रिहा करे। लेकिन इसके लिए वो चीज नहीं हुआ, इसके लिए बातचीत नहीं हुई। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो इसराइल के ऊपर पड़ा है इस बातचीत का, जी। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने का। और हमास जो है वो उसमें से सीधा कहीं कहीं निकल गया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। भारत से आधुनिक तोफ खरीदेगा आर्मेनिया। टार्जन 155 मिलीमीटर तोफ का दिया ऑर्डर। भारत से लगातार हथियार खरीद रहा आर्मेनिया। पाक के दोस्त अजरबैजान की बढ़ेगी टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत से आधुनिक तोफ खरीदेगा आर्मेनिया। बड़ी खबर आपको बता दें, टार्जन 155 तोफ का दिया ऑर्डर। भारत से लगातार हथियार खरीद रहा आर्मेनिया। पाक के दोस्त अजरबैजान की बढ़ने वाली है टेंशन। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। भारत की टार्जन तोफ भारत फ्रांस ने मिलकर बनाई। तोफ को नाम दिया गया टार्जन। दलदल से लेकर पहाड़ों पर तैनाती संभव। 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम। भारत से हथियार खरीदता है आर्मेनिया। चाहे पिनाका की बात हो, चाहे अब टार्जन की बात हो, और दूसरे कई तरह के हथियार जो हैं वो आर्मेनिया खरीद रहा है। लेकिन ये अजरबैजान के लिए टेंशन बढ़ाने वाले। अजरबैजान के पीछे तुर्की और पाकिस्तान खड़े हैं। अजरबैजान के पीछे पाक और तुर्की, लेकिन दूसरी तरफ अब आर्मेनिया के साथ सीधे तौर पर भारत और फ्रांस खड़े हैं। यही कारण है कि अब लड़ाई बराबर की होगी अगर नारगानो काराबाख में लड़ाई होती है तो। और इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पीएन झा सर, जिस प्रकार से नारगानो काराबाख की जंग हमने 2020 में देखी, और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं आर्मेनिया भारत के संपर्क में, लगातार कई हथियार भारत से वो खरीद रहा है। किस प्रकार से इस अहम अपडेट को हम देखें, चाहे इससे पहले पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात हो, या अब टार्जन की बात हो, या दूसरा तरह के हथियारों की बात हो सर? देखिए, जहां तक आर्मेनिया की बात है, आर्मेनिया जरूर कमजोर पड़ गया था इस लड़ाई में, क्योंकि अजरबैजान को जितने सारे वेपन्स मिले थे, खास करके टर्की से, यहाँ तक कि जो प्रेडेटर ड्रोन था वो भी मिला था अजरबैजान को।
तो ये इन सब चीज़ों के चलते अज़रबैजान जो था काफ़ी भारी पड़ा था। नागोर्नो काराबाख के बहुत सारे एरिया में आर्मेनिया को वहाँ से अपने लोगों को वापस बुलाने पड़े, वहाँ पे इवैक्यूएट करना पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर हुआ था आर्मेनिया को। तो अब आर्मेनिया जो है वो अपने आर्म फोर्सेस को धीरे धीरे जो है वो सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। पहले आपने जैसे बताया पिनाका मिसाइल्स थे, अभी ये जो आर्टिलरी सिस्टम जा रहा है 155 मिलीमीटर का, ये काफी विध्वंसक और वर्सेटाइल आर्टिलरी सिस्टम है। जैसे आपने बताया कि ये दलदल से लेके ऊंचाई तक में डिप्लॉय हो सकता है। जी। इसकी जो मारक क्षमता है काफी प्रिसीजन वाली है, और यहाँ तक कि ये 40 से ज्यादा किलोमीटर के रेंज तक इसके मिसाइल्स जो है वो जो इसके जो फायर कर सकते गोले हैं वो फेंके जा सकते हैं। जी। तो ये काफी विध्वंसक सिस्टम है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट अभी हो ही रहा है, और जब तक ये उनके पास में जाएगा जरूर इसमें वक्त लगता है। किसी भी डिफेंस सिस्टम में जब से आप डिमांड डालते हैं और जब आपको डिलीवरी मिलती है तो उसमें एक एक इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, जिसमें कि उनका निर्माण होता है, उनका टेस्टिंग होता है, फिर वो सप्लाई होती है। तो इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए भी और आर्मेनिया के लिए भी, क्योंकि भारत का जो आर्टिलरी का एक विशाल आर्टिलरी का जो एक मार्केट है जी। आर्मेनिया में, और भी बहुत सारे यूरोपीय देश में ये खुलने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिलरी सिस्टम है। इसकी आगे आने वाले जो साल हैं इसमें इसकी बहुत जरूरत और बहुत खरीदगी बहुत पूरे जरूरत विश्व दुनिया में भर होगी। इसकी होगी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मिले पीटीआई चेयरमैन जनरल मुनीर और गौहर अली खान में मुलाकात। सेना के सामने इमरान खान के सरेंडर की बात, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। पाकिस्तान में जनरल मुनीर और गौहर अली खान में मुलाकात। सेना के सामने इमरान खान के सरेंडर की बात इस वक्त पाकिस्तान में उठी। नवाज शरीफ नहीं हूं, सरकार से डील नहीं करूंगा, इमरान खान का बड़ा बयान। पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मिले पीटीआई चेयरमैन। जनरल मुनीर और गौहर अली खान के बीच मुलाकात। सेना के सामने इमरान खान के सरेंडर की बात। नवाज शरीफ नहीं हूं जो सरेंडर करूंगा। जेल से की मुलाकात। इमरान खान की रिहाई को लेकर बात। इमरान खान ने दे दिया बड़ा बयान। नवाज शरीफ नहीं हूं जो सेना से डील करूंगा। 9 मई 2023 को इमरान खान हुए थे गिरफ्तार। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। गौहर अली खान सीधा उनकी मुलाकात जनरल मुनीर से हुई है। हम बीएन झा सर के पास चलेंगे। बीएन झा सर, पीटीआई चीफ गौहर अली खान की मुलाकात जनरल मुनीर से, इस बात के कयास कि इमरान खान की रिहाई को लेकर बातचीत, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का यह कहना कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो झुक जाऊंगा और लंदन भाग जाऊंगा। सर देखिए, इमरान खान के ऊपर में आज के दिन में इतने सारे केसेस हैं, लगभग 100 के आसपास में, 93 या ऐसे कुछ केसेस थे, जिसमें से कि ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें उनके गिरफ्तार होने की और जेल की सजा पाने की संभावनाएं हैं। अभी फिलहाल तो कुछ ही केसेस के अभी जो ये हैं वर्डिक्ट आए हुए हैं, वो उसके चलते वो अभी जेल में हैं। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का जो है वो रूल चलता है। आर्मी चीफ वहां पे जो चाहेंगे वो वहां पे वही होगा। और इमरान खान ने तो आर्मी को इतनी गालियां दी हैं अपने उन वर्षों में जबकि इनका जी। तूतू मैमे हो रहा था इनके विपक्षी लोगों से। तो सड़क पे, आम सड़क पे यूएस की आड़ में आर्मी चीफ को बहुत सारी गालियां दी हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो चाहे आईएसआई चीफ हो। तो ये उन्होंने किया हुआ है। अब क्या इसके लिए आर्मी चीफ जो है इसको माफ कर देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो
इतिहास है, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो तो यही बताता है कि जो भी जो वहाँ का रूलर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वहाँ जिसने जी। आर्मी से पंगा लिया है, जो आर्मी से 36 का जिनका आंकड़ा था, वो वहां से कभी जीवित या तो नहीं निकला है या कम से कम पाकिस्तान में नहीं रह पाया है, उसको वहां से भागना पड़ा है। तो अब देख लीजिए आने वाले दिनों में क्या होता है। गौहर खान अभी गए हैं, मिले हैं, लेकिन आर्मी चीफ इसके बिल्कुल कतई इसके हक में नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर अगर वो एग्री भी हो जाते हैं, तो क्या जो इमरान खान जेल से बाहर निकल पाएंगे? जितने सारे केसेस उनके ऊपर में हैं, कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत जटिल मामला है। अब देखिए इसमें हम तो थम रूल ऑफ थम जो है या थम बिल्कुल, रूल जो लेकिन है मेरा मेरा एक पाकिस्तान में, पॉइंट और है, वो यहाँ मेरा पे एक वही पॉइंट है। मेरा जी मेरा एक पॉइंट ये है, क्योंकि इस बात के बड़े कयास हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और उसके बाद इमरान खान की जेल से रिहाई हो सकती है, और एक प्रेशर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बन रहा है इस बात का, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, और यहां पर भी व्हाइट मैन का जिक्र हुआ है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इमरान खान को एक लाइफ लाइन मिल सकती है सर? राजेश जी, आज के दिन में जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है पाकिस्तान में, वो ये है कि पाकिस्तान चीन के ज्यादा नजदीक है और यूएस से वो उतना दूर हो गया है। अब चीन के अगर नजदीक है तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इमरान खान जेल में है या बाहर में है, कंट्री में है या कंट्री से भाग गए हैं। तो चीन की जो हुकूमत है वो आज के दिन में वहां के आर्मी को डायरेक्शन दे रही है कि उनको क्या करना है। तो ओके। इसीलिए ट्रंप के आने से या ना आने से इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो पाकिस्तान की अभी नीति है, जो सरकार वहां पे आज के दिन में है, वो ठीक है सर। चीनी प्रशासन के नजदीक है। चीन डिसाइड तो करेगा, शासन क्योंकि जो चाहेगी वहां इमरान पे खान वही ने होगा। खुद कहा था सर, मुझे याद है कि इमरान खान ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हमारा फ्यूचर चीन के हाथों में है। चलिए मैं लौटता हूं। अफगानिस्तान के क्वेड में शामिल होगा भारत। रूस ने रखी भारत को शामिल करने की मांग। रूस, चीन, पाक, ईरान इस ग्रुप में हैं शामिल। दुबई में भारत और तालिबान के बीच मुलाकात हुई थी। अफगानिस्तान के क्वेड में शामिल होगा भारत। अफगानिस्तान के क्वेड में शामिल होगा भारत। रूस ने रखी भारत को शामिल करने की मांग। रूस, चीन, पाक, ईरान इस ग्रुप में शामिल। दुबई में भारत और तालिबान के बीच मुलाकात के बाद यह बात उठी है। रूस का पाकिस्तान को झटका। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बड़ा बयान। अफगानिस्तान के ग्रुप में शामिल हो भारत। भारत को शामिल करना सही कदम होगा। चीन, पाक नहीं चाहते भारत की एंट्री। अफगानों के साथ हमेशा खड़ा रहा है भारत। और अब हम पीएन झा सर के पास चलेंगे। सर, एक ग्रुप जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, जो ईरान को लेकर बना हुआ है, लेकिन अब रूस की तरफ से यह मांग उठी है कि इस ग्रुप में भारत को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि बिना भारत के अगर आप ये सोचें कि अफगानिस्तान में स्थिरता आ सकती है या अफगानिस्तान का विकास हो सकता है, तो ये मुश्किल है सर। जी हाँ, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया हुआ है, ये शायद तीसरा जो सम्मेलन है ये होने जा रहा है। और पहले सम्मेलन में ही ये बात बड़ी खुल के सामने में आई थी कि भारत को अलग कैसे रखा जा सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल भारत के आने के खिलाफ था और इसीलिए पाकिस्तान की बात सुनी गई थी। उन दिनों में ये माना जाता था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। आज के दिन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तालिबान है और पाकिस्तानी प्रशासन है, इनका 36 का जी। आंकड़ा चल रहा है। तो अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए भारत ने, चूंकि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे किए हैं और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि वहां पे जो जनरल हुकूमत है, वहां पे जनरल जनता है वहां पे, उनके भलाई के लिए है। तो इसीलिए आज के दिन में पूरी विश्व ये महसूस कर रही है कि अगर अफगानिस्तान को किसी भी तरह से रिलीफ मिलना है, अफगानिस्तान की किसी तरह से भलाई होनी है, तो भारत को बाहर रख के ये भलाई नहीं हो सकती है। और इसीलिए भारत को इसमें सम्मिलित करने की बात रूस ने कही, क्योंकि रूस पहला ऐसा देश है जो तालिबान को एक लिमिटेड मान्यता देने के लिए
कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार को थोड़ी सी मान्यता मिले। तो अगर रूस उसमें पहल कर रहा है तो रूस जरूर ये चाहेगा कि वहां के सरकार के और वहां की जो सिविलियन जनता है, आम आदमी है, उसके उसके साथ मिलके जो काम करे, जो भारत है, उसको जरूर इस सम्मेलन में रखा जाए। और इसीलिए भारत का नाम प्रपोज किया हुआ है और भारत खुशी से इसमें एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि भारत का इसमें अपना इंटरेस्ट है। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट भारत का है वो अफगानिस्तान जनता के लिए है, और चूंकि ये जनता के लिए, तो इसलिए तालिबान भी चाहेगी कि भारत भी जी। उसमें शामिल हो। तो ये बिल्कुल ठीक है अहम सर। बात है और ये लाजमी भी है कि भारत उसमें सम्मिलित हो। ये अफगानिस्तान की आवाम के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। लौटता हूं सर मैं आपके पास एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अमेरिका से बड़ी खबर। जो बाइडेन ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से बैन हटाया। 20 साल पहले अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध। भारत के दौरे पर आए थे अमेरिकी एनएसए सुल्लिवान। जो बाइडेन ने भारत को लेकर लिया बड़ा फैसला, 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से बैन हटाया। 20 साल पहले अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध। भारत के दौरे पर आए थे अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवान। जल्दी से ग्राफिक्स और उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। 6 जनवरी को भारत में अमेरिकी एनएसए आए। जाते जाते बाइडेन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से बैन हटाया, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और ये 20 साल पहले बैन लगाया गया था। नेक्स्ट ग्राफिक्स। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ के नाम भी उसमें शामिल है। 1998 में परमाणु परीक्षण से नाराज थे कई देश। अमेरिका ने उस वक्त के प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए थे। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अमेरिका ने सामने रखी थी 2 शर्तें, सैन्य और नागरिक परमाणु को अलग रखना होगा। परमाणु केंद्रों की निगरानी IAEA करेगा। दोनों शर्तों को भारत ने मान लिया और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई। सीधा हम बीएन झा सर के पास चलेंगे। अब बीएन झा सर, ये जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला, भारत के लिहाज से इसे हम कैसे देख सकते हैं सर? जी हाँ, ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा ये फैसला उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि जिन दिनों से भारत के ऊपर में एक जो पॉजिटिव दृष्टिकोण अमेरिका का था, जिसके चलते कि बहुत सारे जो ड्यूअल टेक्नोलॉजी के जो चीजें थी उसको सेग्रीगेट किया गया था, और 123 जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत ही जितने सारे सिविलियन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी थे उसके ऊपर से जो प्रतिबंध था, या उसके ऊपर जो जितनी जैसे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स थे, इसके लिए पहले से ही जो यूएस ने था प्रतिबंध हटा लिया था। अब बचा जो न्यूक्लियर कंपोनेंट थे, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के थे, उसको अलग रखा गया था। तो उसमें अभी तक DARC भी उसमें था और कुछ और भी जो प्रतिष्ठान है वो उसमें था। तो ये बिल्कुल लाजमी था। भारत बहुत दिनों से ये कह रहा, बहुत सालों से ये कह रहा है कि ये जो प्रतिबंध है ये जायज नहीं है, इनको हटना चाहिए, क्योंकि भारत एक बिल्कुल सशक्त और काफी जो रिस्पॉन्सिबल देश है, जिसने कि कभी भी जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होता है उसके तरफ में एक रत्ती भी एक जो शंका है नहीं जा सकती है। तो इसलिए ये प्रतिबंध भारत के ऊपर में अनजस्टिफाइड है और हटनी चाहिए। इसलिए जैक सुलिवान जो अभी यहाँ से बात करके गए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इन संस्थानों से प्रतिबंध को हटा दिया जाए। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीएन झा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।